very good afternoon to my respected teachers and my juniors and all my classmates. Myself Kajal Kumari from FD department. Today I am standing in front of you to showing my training presentation with you. So let's start my presentation. So my first introducing, जो हम लोग गए थे ट्रेनिंग में, सबसे पहले हमारे टीचर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले किए थे, हमें डायरेक्ट किए थे। तो सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को थैंकफुल बोलना चाहूँगी, जो कि नीतू मैम, किरण मैम, हरिराम सर, अनुराग सर और कृतिका मैम है। एंड सबसे पहले हम लोग अपना फील्ड एक्सपोजर जब दिल्ली में गए थे तो हम लोग वहाँ पे 24 जुलाई से स्टार्टिंग किए थे और हम फिर 15 दिन की इंटर्नशिप पे गए थे, जो कि 10 अगस्त को ख़त्म हुआ था। एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहले हम थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने टीचर्स, एचओडी मैम और सारे टीचर्स को जो हमें वहाँ पे भेजे, हमारे फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, और हमारे वहाँ के मैनेजर्स, वहाँ के ऑनर और वहाँ के एचआर को जिन्होंने हमें गाइड किया, हमारे मेंटर्स जो हमें दिखा रहे थे, समझा रहे थे कि कैसे अपने काम को करना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है। सो हमारी जो कंपनी थी वो ओपेरा ग्लोबल, नोएडा सेक्टर 59 न्यू दिल्ली में वहाँ पर है, जो बिजनेस टाइप जिसका है वो एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर है। वहाँ पे अलग अलग मतलब जो गारमेंट्स बनते थे वहाँ के रॉ मटेरियल्स अलग अलग जगह से आते थे, जो कि यहाँ पे हमने सैंपल्स लगाया है। ज़्यादातर वहाँ पे चाइना, नीटेड चाइना या फिर वहाँ से ज़्यादा सैंपल्स आते थे वहाँ पे, और हमारी कंपनी में ज़्यादातर वहाँ पे वर्क इन्फेंट वियर पे, किड्स वियर पे और लेडीज़ वियर पे ज़्यादा वर्क होता था। वेरी गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय जूनियर्स। तो ओपेरा ग्लोबल में यहाँ का इस्टेब्लिश 1994 में हुआ था, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए माना जाता है। यहाँ पे इन्फेंट वियर, नीटेड वियर एंड लेडीज़ वियर के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल, जहाँ पे 2500 से 3000 वर्कर्स वर्क करते थे। जो हमारी कंपनी की टर्नओवर थी वो 100 CR यानी 1 करोड़ होता है। माना ही जाता है कंपनी जितनी टर्नओवर होती है, अगर हमारी कंपनी की 60% प्रॉफिट हो रहा है, 40% मार्जिन लग रहा है, तो हमारे 60% प्रॉफिट में से ही GST कटता है, तो वो होता है। इंडस्ट्री ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर थे सुशील सर, और इनके अंडर में मतलब थे राकेश वर्मा सर, शांतनु सर और सार्थक सर, और हमारे कंपनी के एचआर थे प्रवीण कुमार सर, जिन्होंने हमें गाइड मतलब हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था सबसे, और हमें डिपार्टमेंट्स में मतलब वहाँ के ट्रेनर से मिलाया था। और वहाँ पे अलग अलग मतलब बायर्स से जो कंपनी जिससे जुड़ी हुई है उस बायर्स के ये नेम है। सबसे इम्पॉर्टेंट ओपेरा ग्लोबल जो था वो मैक्स से जुड़ा हुआ था। उसके बाद मड पाई था, वहाँ पे बेलेनो था, एंड वो कलेक्शन था, बेल एंड वो, और टॉप शॉप जिसके ये कलेक्शंस हैं। टैक्स, ये कंपनी मल्टीनेशनल होने के कारण ये इसके बायर्स बाहरी देश से ज़्यादा है, मतलब फॉरेन कंट्री वगैरह से ज़्यादा वहाँ से बायर्स वहाँ पे आते थे। और जो हमारी कंपनी थी वो 2-3 डिपार्टमेंट में डिवाइड हो चुकी थी। जैसे एक फर्स्ट था मर्चेंट डिपार्टमेंट, और सेकंड था डिज़ाइनिंग सेक्टर, और एक था प्रोडक्शन हाउस। तो मर्चेंट सेक्टर में मैं थी और करण था, और डिज़ाइनिंग में करण, अनुज और महिमा थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मर्चेंट डिपार्टमेंट में हमने और काजल ने वर्क किया है। हमारे जो बिजनेस हेड थे वो थे संदीप कुमार, हमारे मर्चेंडाइजर थे रोहित कंठ, और हमारे मेंटर थे शीश अली। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सबका एक क्वेश्चन होगा कि हमने वहाँ क्या रोल किया है। तो हम लोगों ने शीश अली सर के अंडर में मर्चेंडाइजिंग किया हुआ है एज ए वर्कर। वहाँ पे हमने ये वर्क किया था कंपनी में। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग इट्स अ गुड सेल्स ऑफ गुड्स। किसी भी गारमेंट को बना रहे हैं तो हम उसको कैसे सेल कर रहे हैं, उसका हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कैसे हम किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे अपने गारमेंट्स को किसी चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये आता है मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस में, जिसमें हम लोग फैब्रिक बाय करते हैं, एसेसरीज बाय करते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसको सेलिंग के लिए भेजते हैं, मतलब सेल करते हैं उसके बाद।
और ये है मर्चेंडाइजिंग, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So our first point is ensuring retailer complements with merchandising strategies। मतलब मर्चेंडाइजिंग में क्या हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं रिटेलर को वो चीज़ देने के लिए, पहले हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि बायर्स को देने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं सबसे पहले। और सेकंड में आता है क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी। मतलब कैसे हमको एडवर्टाइजमेंट करना है कंपनी में, वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप के साथ बैठ के कि किस तरीके से हम कैसे एडवर्टाइज उसका प्रमोशन करना है, कैसे उसको सेल्स के लिए बढ़ाना है, ये सब। उसके बाद है मेंटेनिंग इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स। अब हम मेंटेन करते हैं जो भी इन्वेंट्रीज कलेक्ट करनी है हमको, हम उसको मेंटेन करते हैं जो जो चीज़ हमें उसमें यूज़ करनी है। फोर्थ वन इज कोलैबोरेटिंग विद सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स टू इंश्योर प्रॉपर एक्सक्यूशन ऑफ मर्चेंडाइजिंग प्लान्स। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं जितने भी हमारे ग्रुप्स में सप्लायर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, सबसे कि कैसे कैसे किस वर्क को कौन कौन करेगा और कैसे करेगा। मर्चेंडाइजिंग 2-3 लोग का कोलैबोरेट होके वो ज़्यादा सेल्स बढ़ाने का काम भी करते हैं, हम लोग कंबाइन होकर प्रचार भी कर सकते हैं उसका। और फिफ्थ वन इज अरेंज पीपी मीटिंग एंड गो टू बल्क प्रोडक्शन। उसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बल्क लेवल में करने से पहले उसका प्री प्रोडक्शन होता है। पीपी का मतलब है प्री प्रोडक्शन मीटिंग। बल्क लेवल पे प्रोडक्शन करने से पहले हम लोग पीपी मीटिंग करते थे कि इसका क्या स्ट्रक्चर पूरा बनेगा। And last one is searching the buyer, showing him the company profile and convince him to place order with the merchandiser। अब हम लोग बायर्स को सर्च करते हैं कि अपने जो गारमेंट है उसको कैसे सेल करना है, और एक मर्चेंडाइजर का काम यही होता है कि वो बायर को सर्च करे और अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से उसके सामने रखा जाता है, ये मर्चेंडाइजिंग काम होता है। ये हमारा फ्लो चार्ट है मर्चेंडाइजिंग का कि कैसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी मर्चेंडाइजिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट है रिसीव प्रोडक्ट पैकेज फ्रॉम बायर। जो भी सैंपल होते हैं जो हम लोग रेडी करेंगे बायर्स की तरफ से, 2 तरीके से होते हैं, या तो हम लोग खुद से रेडी करते हैं या बायर्स हमें भेजते हैं वो। सेकेंड है सैंपल डेवलपमेंट। जो भी सैंपल आता है अगर वो अप्रूव हो पाता है तो फिर उसका हम लोग एक सैंपल रेडी करते हैं। कॉस्ट निगोशिएशन। कॉस्ट निगोशिएशन में क्या क्या एक्सेसरीज या फिर हर अलग अलग जगह क्या कॉस्टिंग हो रही है वो चीज़ इसमें डिटरमाइन होता है। प्रोडक्ट बनने से पहले उसका कॉस्टिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। सर वो बोल रहे थे कि मतलब कॉस्टिंग उसका पहले हो जाता है। और फोर्थ वन इज ऑर्डर कंफर्मेशन एंड रिसीव ऑर्डर शीट। अब जो भी चीज़ वहाँ पे कंफर्म हो चुकी है उसकी ऑर्डर कंफर्मेशन शीट आती है और रिसीव ऑर्डर शीट आती है हम लोगों के कंपनी के थ्रू। एंड फिर मटेरियल कलेक्शन एंड रिसीव इन फैक्ट्री। अब मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और जो भी उसमें चीज़ें चाहिए एक्सेसरीज वो हम लोग स्टोर से, कंपनी के ही स्टोर से जाके उसे बाय करते हैं या फिर लेते हैं उस चीज़ों के लिए। अब है स्वच्छ कार्ड मेकिंग एंड अप्रूवल। अब हम लोग स्वच्छ कार्ड बनाते हैं, उसके बाद उसको अप्रूव करने के लिए वहाँ भेजा जाता है बायर्स के पास और एक कंपनी में भी रहता है, फिर बायर उसको अप्रूव कर देता है, फिर उस पर वर्क होता है। उसके बाद है चेकिंग। चेकिंग में जो भी गारमेंट रेडी हो गया तो फिर हम लोग उसको फिर चेकिंग करते हैं या फिर जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सही है या फिर क्या उसमें मिस्टेक है उस चीज़ को देखा जाता है। फिर शिपमेंट जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो पूरे गारमेंट को शिपमेंट कर दिया जाता है बायर्स के पास। उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड हो जाता है बैंक के थ्रू या फिर जैसे भी। ये हमारा फोटो है, ये दिखा रहे हैं कि जो बायर्स ने हमें भेजा है ये उसका प्रिंट है, उसको इसी टाइप का गारमेंट उसको चाहिए। प्रोटोटाइप ना, मैम पीपी सैंपल। हाँ। तो इसको टैग के रूप में पूरा आता है, उसमें लोगों का पूरा कितने साइज क्या है, कितने mm क्या है, सब लिखा रहता है। एक एक लोगों का पूरा दिया होता है, वो बायर्स भी भेजते हैं, हम लोग का भी रेडी रहता है। सेकेंड जब वो तैयार हो जाता है, जो भी अप्रूव होता है सर, तो ये एक हम लोग पहले सैंपल डेवलपमेंट करते हैं। सर इसके 2 पीस बनते हैं, एक बायर्स को जाएगा, 2 सैंपल तैयार होगा, एक कंपनी में हैंगिंग किया जाता है। सर ये कॉस्ट है। सर किसी भी बनाने से पहले सर उसका हम लोग कॉस्टिंग कर लेते हैं, सर कितना उसमें जो सामान लग रहा है सर उसका सारा कॉस्टिंग होता है। उसके बाद पेमेंट सर वो उसके बाद ऑर्डर होता है। जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो बायर्स की तरफ से हमें कमेंट्स आते हैं, जैसे कि उसको कुछ भी चेंजेस करना है, प्लीज़ सेंड बैक, मतलब जो भी है अप्रूव, मतलब अगर उसमें बटन है तो वो अप्रूवमेंट में जा रहा है तो वो लिख के दे रहा है, अगर उसको चेंज करना है तो वो चेंज करने के लिए वो पूरा लिख के देगा। वो पूरा कमेंट आता था हम लोग को इसको चेंज करना है। और उसकी 2 फाइल्स भी रेडी होती थी, एक बायर्स को जाता था और एक फाइल कंपनी में रहती थी। अप्रूवमेंट के बाद जो सैंपल बन रहा है वो 4 तरीके से होगा। पीपी सैंपल बनेगा, फिर उसका जीपीटी होगा, गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, फिर ई-कॉम फोटोशूट होगा,
फिर लास्ट वो ऑर्डर के लिए जाएगा। टीटी सैंपल में हम मेनली 5 गारमेंट बनाते थे। जो भी सैंपल तैयार होता है सब वो 5 साइज में होगा, जैसे 6 to 8 सब वो साइजिंग ग्रेडिंग अलग तरीके से होगा। फिर सर उन्हीं 5 सैंपल को सर टेस्टिंग होगा, जिसमें उसका कलर फास्टनेस, वॉशिंग सब टेस्टिंग पूरा होगा, स्टेबिलिटी का टेस्ट होगा उसमें सब। फिर हम लोग मर्चेंडाइजिंग में फोटो शूट ज़्यादा होता था, मतलब सर डमी को पूरा ड्रैग करके उसको प्रचार करने के लिए उसका फोटो शूट होता था। सर ये फोटो शूट का डमी डमी ड्रैग करेंगे। लास्ट हमें जो जो एसेसरीज चाहिए सर उसका लिस्टिंग करके हम लोग नीचे स्टोर पर उसको दे देते हैं कि हमें जो जैसे लूप्स हैं, जो भी पूरा डार्क साइड इसमें होता है। ये स्टोर का हमारा फोटो, फैब्रिक स्टोर और एसेसरी स्टोर। ये स्विच कार्ड है, ये हम स्विच कार्ड बना के, जैसे मैक्स हमारा बायर है तो ये मैक्स का टैग, ये उसका जोकर टैग, वो बटन लगा हुआ है, ये किम्बर लगा हुआ है, वो फैब्रिक का जीएसएम निकाल के सारा चीज मेंशन होता है। चेकिंग में मेनली जब सारा चीज फिनिशिंग के बाद ये मेन पार्ट होता था चेकिंग में अगर एक भी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है तो वहाँ पे सब अप्रूव नहीं होता था। जितना एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ उसका फोटो शूट होते के साथ तो बाहर से जाता था, सेट होता था। शिपमेंट और पैकेजिंग, लास्टली सर उसका पूरा शिपमेंट और पैकेजिंग होता था। सर आर डॉक्यूमेंट टू सेंड टू बायर, लास्ट से जितने डॉक्यूमेंट हमारे तैयार, जो कितने ऑर्डर नंबर और पीस में ऑर्डर आए हैं, जो भी है, कितना कॉस्टिंग है, सभी पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके डिस्क्रिप्शन पेमेंट वगैरह से सब सेंड करते थे हम लोग मेल के थ्रू। और लास्ट में सर पेमेंट बात सर हम लोग चेक से करते थे या सर ऑनलाइन लोग पेमेंट आता था? सर हम तो वहाँ चेक जा देते थे, चेक करते थे। रिटर्न और वर्बल सेटलमेंट, हाँ, तो यहाँ पे बताओगे रिटर्न या वर्बल सेटलमेंट होता था और लास्ट में जो भी सेटलमेंट होता था उसका फॉर्मेट ये है। अगर चेक के थ्रू जाना है तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ से डिज़ाइनिंग का स्टार्ट होगा। डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइनिंग का हमारे में ये हमारी एचओडी मैम थी टुन्नू मैम, और वो सीनियर डिज़ाइनर थी दीपशिका मैम। दीपशिका मैम के अंडर में मैंने काम किया था, दूसरे डिज़ाइनर थे उनके जिनके अंडर में हमने काम किया था, और टुन्नू मैम के अंडर में कामना मैम ये एज अ डिज़ाइनर वहाँ वर्क करती थी, जिनके अंडर में महिमा ने काम किया था। और हमारा रोल वहाँ पे एज अ डिज़ाइनर था, जो कि हम डिज़ाइनर के अंडर में काम करते थे। ध्रुव सर और कामना मैम, मैं और असिस्टेंट डिजाइनर। ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसे फॉलो करके हम पूरा डिज़ाइनिंग कंप्लीट करते थे। इसमें स्टिचिंग वगैरह सारी चीज़ें ऐड होती, जो कि हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। डिज़ाइन सेलेक्शन में कभी कभी बायर्स हमें डिज़ाइन देता था कि हमें इस डिज़ाइन का चाहिए, और कभी कभी प्रिंटरेस्ट से या फिर गूगल से फ़ोटोज़ को निकाल के उसमें करेक्शन करके हम डिज़ाइन को एक नया लुक देते थे, जिससे हमारा डिज़ाइन क्रिएट होता था। इनोवेट करते थे ना, इनोवेशन करोगे ना, 10 को लेके एक इनोवेट करते थे। फिर हमारा ड्रेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा वो पैटर्न बनता था। हमारे यहाँ 2 तरीके से पैटर्न बनते थे, कंप्यूटराइज पैटर्न एंड हैंड मेकिंग पैटर्न। कंप्यूटराइज पैटर्न कंप्यूटर के थ्रू होता था, और हैंड मेक पैटर्न हैंड से किया जाता था। फैब्रिक सेलेक्शन, पैटर्न बनने के बाद हम फैब्रिक सेलेक्ट करते थे कि ड्रेस के अकॉर्डिंग फैब्रिक कैसा चाहिए हमें। ये हमारा फैब्रिक स्टोर है जहाँ से हम फैब्रिक को कलेक्ट करते थे। फैब्रिक चेक, फैब्रिक में अगर कहीं कुछ डिफेक्ट होता था तो वो फैब्रिक चेक में मालूम पड़ जाता था कि फैब्रिक में डिफेक्ट है, जिससे वो फैब्रिक रिजेक्ट हो जाता था। फिर वो एक्सेसरी स्टोर, प्रोडक्शन के प्री प्रोडक्शन स्टेज है ना, अभी प्रोडक्शन से पहले का Yes, स्टेज yes, बता रहे हो ना yes. कि ये गारमेंट बनने के लिए जो में फैब्रिक जा रही है तो Yes, उसके लिए ये सारी टेस्टिंग हो रही है। Yes, ma'am. कलेक्शन रेडी हो रहा है और फैब्रिक की टेस्टिंग हो रही है। Yes, ये एक्सेसरी स्टोर जहाँ से बटन्स, लेसेस, एक्सेसरीज की जो भी चीज़ें यूज़ होनी है ड्रेस में, वो सारी चीज़ें हमें एक्सेसरी स्टोर से मिल जाती थी। ये मेमो कार्ड है, ये मेमो कार्ड को फिल करते थे, और जिन डिज़ाइनर को ज़रूरत होती थी एक्सेसरीज की तो वो इस पर साइन करते थे। अदरवाइज अगर साइन नहीं रहता तो हमें एक्सेसरी स्टोर से सामान नहीं मिलता था। पैटर्न कटिंग, फिर हमारा पैटर्न कटिंग होता था।
कटिंग एंड ग्रेडिंग ना, पैटर्न मेकिंग, पैटर्न पैटर्न मेकिंग, ग्रेडिंग एंड कटिंग तीनों टर्म यूज करोगे ना, यहाँ तो तीनों ही। पैटर्न्स में डिज़ाइन में अगर हमारा कहीं एम्ब्रॉयडरी होता था तो फिर उसका खाका रेडी होता था, और खाका रेडी होने के बाद खाका में फ्री हैंड मशीन से ही खाका में जहाँ जहाँ डिज़ाइन होती है वहाँ पे छोटे छोटे होल करते थे और इंक की हेल्प से फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करते थे उस डिज़ाइन को। उसके बाद हमारा फिर फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी होती थी। फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी हमारा नॉर्मल थ्रेड से ही होता था वहाँ पे मैम। फैब्रिक कटिंग, पैटर्न कटिंग होने के बाद हमारा फिर अगर इस पर एम्ब्रॉयडरी हो जाती थी फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक कटिंग होता था। फैब्रिक स्टिचिंग, फैब्रिक कटिंग के बाद फैब्रिक स्टिचिंग होता था जहाँ पे जैक स्टिचिंग मशीन स्टिचिंग के लिए यूज़ होती थी और इंटरलॉक के लिए जूकी स्टिचिंग मशीन यूज़ होती थी। जो कि इंटरलॉक मैम ये काज करने की और उसकी है बटन वॉशिंग डिपार्टमेंट आपको मैं महिला समझाएगी। Good afternoon, respected teachers and my dear juniors and my friends. Myself Mema Singh और I'm from FD final year. तो मैम जैसा कि मुझे बताया सारा प्रोसेस स्टिचिंग तक, तो उसके आगे का प्रोसेस मैं समझाने वाली हूँ। तो मैम जब स्टिचिंग हो जाता था एक गारमेंट, तो उसके बाद हम गारमेंट को वॉशिंग के लिए भेजते थे, जहाँ पे गारमेंट वॉश होने के बाद उसमें एक आउटलुक जब हम एक बायर को दिखाएं, जब वो उस लुक को देखे तो उससे ज़्यादा इंप्रेस हो और उसके लिए गारमेंट को वॉश किया जाता था। मैम वहाँ पे 3 टाइप्स के वॉश होते थे, सिलिकॉन वॉश, नॉर्मल वॉश और सॉफ्टनर वॉश। मैम इसमें सिलिकॉन सॉफ्टनर जो होता था वो 1 ग्राम लीटर यूज़ होता था और सिलिकॉन जो होता था वो 0.5 ग्राम लीटर होता था, और क्या कहते हैं एसिटिक एसिड 0.6 ग्राम लीटर यूज़ होता था। और इसको मैम 40 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 20 मिनट तक वॉशिंग करते थे, जिसके बाद गारमेंट वापस हम लोग को मिलता था, जिसमें गारमेंट पे शाइन आ जाता था। शाइन मैम शाइन बहुत अच्छी सुंदर लगती और ज़्यादा अच्छा लगता था। और नॉर्मल वॉश मैम सर्फ और वॉशिंग पाउडर से ही नॉर्मल होता था। और सॉफ्टवेयर वॉश मैम फैब्रिक में हम जो गारमेंट बनाए हैं, जो स्टिच किए हैं, उसमें अगर कुछ रेशे जो आपस में उलझे हुए हैं या उसमें कुछ डस्ट लगे हुए हैं तो उसको हटाने के लिए और उसकी शाइनेस को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर वॉश में यूज़ होता था, जिस पर गारमेंट आती थी। मैम उसके बाद जब गारमेंट रेडी होके आ जाता था तो उसमें फिनिशिंग देखा जाता था, क्योंकि फिनिशिंग बाद में प्रोसेस होता था। अगर वो फिनिशिंग के बाद गारमेंट वॉशिंग के लिए जाता था तो उसमें के बटन्स के कलर डाई हो जाते थे, डाई प्रिंटिंग जो भी होती थी वो हट जाती थी, तो इसलिए मैम फिनिशिंग बाद में होता था। फिनिशिंग में मैम आंटी लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी भी करती थी। अगर कोई बच्चे का गारमेंट कोई किड्स वेयर बना है जिसमें इलास्टिक लगा हुआ है तो उस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी मैम आंटी लोग करती थी, और इसमें गारमेंट के एजेस को, सेल्वेज को, कटिंग एंड थ्रेड्स को हटाते थे जो हैंड से हट जाते थे। बटन्स अगर है रिक्वायर्ड है कि बटन हाथ से लग सकता है तो आंटी लोग अपने हाथ से लगाती थी यहाँ पे। और मैम उसके बाद प्रेसिंग होता था। प्रेसिंग मैम स्टीम के साथ भी होता था और बिना स्टीम के भी होता था, जिससे गारमेंट्स का लुक और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता था और गारमेंट्स और अच्छा लगता था। फिर मैम आता था हमारा कंप्लीट ड्रेस मेजरमेंट चेकिंग। इन सब प्रोसेस के बाद हम लोग गारमेंट को डमी पे पहनाते थे और उसका कंप्लीट मेजरमेंट लेते थे कि ये गारमेंट सही बना है कि नहीं। अगर इसमें 1 इंच का भी कुछ भी अप एंड डाउन होता था तो गारमेंट को जो होता था उसको डिफेक्टिव बोल के हटा दिया जाता था। बट अगर वो वापस बन सकता है तो उसको वापस हम लोग दे के वापस उसकी सारी चीज़ों को खोलवा के वापस बना सकते थे, वो वापस बन जाता था वो गारमेंट। मैम फिर उसके बाद हमारा लेबल एंड टैगिंग होता था, जिसमें मैम हम लोग साइज़ नंबर और स्टाइल नंबर बताते थे, और जिसके अंडर में वो बन रहा है, वो गारमेंट बना है, वो हम लोग उनका नाम मेंशन करते थे वहाँ पे। जैसे कि है ओपेरा ग्लोबल और दीपक सर के अंडर बना है तो डीपी लिख के आता था, वो हम लोग मेंशन करते थे कि इनके अंडर में ये गारमेंट बना है, तो मैम टैग होता था। और मैम जब गारमेंट बन जाता था तो हम लोग वहाँ पे फाइलिंग करते थे, स्वेच कार्ड बनाते थे, जिसमें हम लोग जो गारमेंट बना है, जो कपड़ा बना है, उसकी पूरी फैब्रिक को हम लोग लेके स्वेच कार्ड यूज़ करते थे, बनाते थे। उसमें हम लोग मैम वही OGW हम लोग लिखते थे जिसके अंडर में बना है ओपेरा ग्लोबल। और यहाँ पे अगर कपड़े में इलास्टिक, थ्रेड्स, एम्ब्रॉयडरी हुआ है, बटन्स लगे, इलास्टिक्स लगे हैं और चेन लगा है, तो हम हर चीज़ को यहाँ मेंशन करते थे, यहाँ पे लगाते थे, स्टेपलर करते थे और फिर वो फाइलिंग करके मैम हम उसको आगे के प्रोसेस के लिए दे देते थे। कार्ड का मेन पर्पस ये था कि अगर आगे चल के बायर्स को दोबारा रिक्वायर है उसी सैंपल की,
तो वो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता था कि क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं ताकि वो दोबारा हमें मिल सके। मिलने के बाद तो इसीलिए हम ये स्वेच कार्ड करते थे। फ्यूचर के लिए स्टोर करते थे। यस मैम। फिर मैम इस सारे प्रोसेस के बाद हमारा फाइनल होता था और हम लोग शोरूम में अपने गारमेंट्स को हैंग करते थे। जिसके बाद बायर्स यहाँ पे आते थे और उस गारमेंट को देखते थे। मैम ये हमारा शोरूम है जहाँ पे सारे कपड़े हैंग होते थे। यहाँ पे मीटिंग होती थी, जो बायर्स आते थे वो यहाँ पे मीटिंग करते थे मैम के साथ। और यहाँ जो पे डील होता था हाँ मर्चेंडाइजर के साथ जो डील हो रही है Yes, ma'am. वो यही यहाँ पे होता था। ठीक। मैम आगे का प्रोसेस करने वाला लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम हमारा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन भी करता था मैम, लेकिन जो हम लोग सैंपल में रेडी किए, जो हम लोग का अप्रूव हुआ है, उसी का बल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन होता था। मैं हम लोग को वहाँ जाने तो दिया नहीं गया था, फिर भी हम लोग उसके स्टेप्स लिखे हैं हम कैसे कैसे जो हमारे फोटोग्राफ हमारे पास है कुछ। असेंबली सिस्टम में आजकल इंडस्ट्रियाँ असेंबली सिस्टम फॉलो करती है। अगर किसी रो में कॉलर्स बन रहे हैं तो उस रो में कॉलर्स ही बनेंगे, नेक्स्ट पार्ट अगला रो बना रहा होगा, स्लीव अलग बन रहा होगा। मैम ये असेंबली सिस्टम हमारे यहाँ चलता था। वैसे ये फैब्रिक हम लॉटिंग टेबल फैब्रिक लाके मैम के यहाँ चूज़ करके चूज हो रहा है। मैम फिर लेयर बाई लेयर हमको फैलाया जा रहा है। और फिर मैम स्ट्रेट लाइट कटिंग के बारे में वहाँ कटिंग होता था। ये वीडियो में कटिंग था जहाँ लेयर बाई लेयर फैब्रिक कट होता था। मैम इसमें 120 या 130 लेयर्स हैं। मैम ये सारे पार्ट्स को कट बाई कट असेंबल करने के लिए मैम सारे वर्कर्स मैम एक एक पार्ट में अलग अलग असेंबल होता था। जैसे उस पर नहीं पता अभी टैग लगा है, स्टैंपिंग हो रहा है, एक एक पीस पे स्टैंपिंग हो रहा है कि ये अब हम उसको कोई डंबल बना के रखे हुए हैं। जी मैम ये बटन रोल मशीन है मैम। अभी जो मैंने आपको बताया था इसमें प्रोसेस हो रहा है, आप देखिए बटन बन रहा है। मैम बटन टैग मशीन, इसमें बटन टैग होती थी फैब्रिक पे। ये मैम एम्ब्रॉयडरी हो रही है। हमारे जिनके अंडर हमने काम किया था वहाँ पर, जिनके साथ मिलकर ये फोटोज से मैम टीचर्स मैम वहाँ के इतने हम लोग से फ्रेंडली हो चुके थे मैम कि ये फोटोज की तरह आप देख सकते हैं। हम लोग साथ मतलब एक भाई की तरह ट्रीट करना है। वहाँ पे इतने अच्छे से हम लोग ट्रीट किया गया था मैम किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और एक छोटी छोटी चीज़ों को बताते थे कि आप लोग मर्चेंट करिए, फिर शीट सेट को आप बताते थे कि कैसे इसमें आप आगे करियर बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं।